स्टार्ट करते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ। तो इसमें सबसे पहले आता है न्यूमोकोनियोसिस। न्यूमोकोनियोसिस क्या है? ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू डस्ट पार्टिकल। जितने भी ये पार्टिकल्स हैं, सिलिका है, एंथ्रेक्स है, एस्बेस्टोस है, ये सब का ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर होता है, उसे कहते हैं न्यूमोकोनियोसिस। मोस्ट डेंजरस साइज जो होता है वो होता है 0.5 to 3 माइक्रोन, क्योंकि ये डीप इन द लंग टिश्यू चले तो जाते हैं और वहीं रह जाते हैं ना। बड़ा साइज होगा तो अंदर नहीं जा पाएगा, और ज़्यादा छोटा होगा तो वो जाकर वापस निकल जाएगा, पर ये 0.5 से 0.3 माइक्रोन वाला अंदर जाके वहीं रह जाता है। डस्ट जो है एक केमिकल हजार्ड है। अब इसमें जो 4 मोस्ट नोटिफाइबल न्यूमोकोनियोसिस डिजीज़ होती है, ठीक है, 4 मोस्ट नोटिफाइबल न्यूमोकोनियोसिस डिजीज़ कौन सी है? सिलिकोसिस। सिलिका में जो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर होगा वो होगा सीमेंट इंडस्ट्री का या ग्लास इंडस्ट्री का। बॉक्साइट माइनर्स भी हो सकते हैं, और ये टीबी को प्रीडिस्पोज करता है। एंथ्रेकोसिस में कोल डस्ट होगी, और ये प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस करता है। एस्बेस्टोसिस में शिपयार्ड वर्कर होंगे। ये जो स्पेसिफिकली कैंसर करता है वो मेसोथेलियोमा है, और मोस्ट कॉमन एडेनोकार्सिनोमा ऑफ द लंग करता है। बिजनोसिस कॉटन इंडस्ट्री है, या कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो। जो कॉटन इंडस्ट्री में स्पिनर्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अंदर मंडे चेस्ट टाइटनेस सिंड्रोम देखते हैं। फार्मर्स लंग में मोल्डी है। बर्ड्स फेंसियर्स लंग में बर्ड ड्रॉपिंग की वजह से होता है, जो बैट विंग्स वगैरह की वजह से। कंपोज लंग है। सिडरोसिस में आयरन है। स्टेनोसिस में टिन है। बैगनोसिस में शुगर की इंडस्ट्री, बैगस या मोलेस। ओके, सबसे ज़्यादा इसमें जो होता है सिलिकोसिस वाला है, सीमेंट इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री, बॉक्साइट माइनस, सिलिकास। न्यूमोकोनियोसिस वेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज फाउंड। देखो, बैगेसोसिस में थर्मोएक्टिनोमाइसिस सेकेराई नाम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलता है। फार्मर्स लंग में माइक्रोपोलिस्पेरा फैनी नाम का मिलता है, और कंपोस्ट लंग में एस्परजिलस मिलता है। वापस देखो, बैगेसोसिस में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड होता है वो है थर्मोएक्टिनोमाइसिस सेकेराई। फार्मर्स लंग में माइक्रोपोलिस्पेरा फैनी, कंपोस्ट लंग में एस्परजिलस। न्यूमोकोनियोसिस मोस्ट कॉमन इन इंडिया, या फिर मोस्ट कॉमन डिसेबिलिटी या मोस्ट कॉमन डेथ जो न्यूमोकोनियोसिस करता है, यानी सबसे खतरनाक वाला जो न्यूमोकोनियोसिस है वो है सिलिकोसिस। इसमें लंग्स का जब आप CXR करोगे तो स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस मिलता है। फिर बैगेसोसिस में इस बैगेसोसिस कंट्रोल की बात कर रहे हैं। गोल्ड माइनर्स में तो सिलिकोसिस होता है। बैगेसोसिस कंट्रोल 2% प्रोपेनिक एसिड, ये मेरे को याद नहीं आ रहा क्या लाइन है किसी चीज़ है, पर ये कोई PYQ है, ठीक है। और गोल्ड माइनर्स का अगर एग्जांपल हो तो गोल्ड माइनर्स को भी सिलिकोसिस होता है, देख लेना। तो इस पूरे पेज में अपन ने ये देखी, ये बहुत बार पढ़ते रहते हैं इसलिए मैंने इसको वापस रिपीट नहीं करा। बेसिक चीज़ें सारी, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक नई चीज़ पता लगी होगी, बाकी सब कुछ अपने को पहले से पढ़ा हुआ है इसमें। अब देखते हैं प्लम्बिज्म। प्लम्बिज्म इज़ लेड पॉइजनिंग। इसको पेंटर्स कॉलिक सैचुरिज्म भी कहते हैं। सैचुरिज्म मीन्स क्रोनिक लेड पॉइजनिंग, और पेंटर्स में सबसे ज़्यादा एक डायरेक्ट डर्मल एब्जॉर्प्शन की वजह से मिलता है लेड पॉइजनिंग, इसलिए पेंटर्स कॉलिक सैचुरिज्म बोलते हैं। कॉलिक मतलब पेन होता है इसमें कॉलिक की। मोस्ट कॉमनली प्लम्बिज्म पेंटर्स में देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन सोर्स है पेट्रोल या गैसोलीन, एंड मोस्ट कॉमन मोड जो होगा वो इनहेलेशनल होगा। क्लिनिकल फीचर क्या है प्लम्बिज्म में? इसके अंदर बर्टोनियन लाइंस देखने को मिलती है। ब्लू लाइन होती है जो पर्सन के गम्स में मिलेगी, और पैलर होगा, पेरियोरल पैलर होगा, कॉलिक होगा। रिस्ट एंड फुट ड्रॉप होता है। लॉन्ग नर्व्स जो होती है बॉडी में वो अफेक्टेड होती है, इस वजह से रिस्ट एंड फुट ड्रॉप होता है। और एनसेफेलोपैथी होती है ऑर्गेनिक लेड की वजह से। फिर जो पैलर है ना, इसमें इसका जो पैलर है वो मोस्ट कंसिस्टेंट साइन है। स्क्रीनिंग की बात करें तो कॉर्पोप्रोफाइरिन यूरिन में चेक कर लो इसकी स्क्रीनिंग के लिए, डायग्नोसिस के लिए ALAU, ठीक है, ALAU चेक कर लो, या फिर अमाइनो लेवुलिनिक एसिड इन यूरिन चेक कर लो। लेड लेवल ब्लड में चेक कर लो या यूरिन में चेक कर लो। ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी इसमें? EDTA प्लस डायमरकेफ्रोल, और पेनिसिलामाइन भी दे सकते हैं। आई थिंक ये क्रॉनिक में देते थे। प्रोग्नोसिस के लिए आप है ना पेरिफेरल ब्लड स्मेयर करो। पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में RBC में अगर ना बेसोफिलिक स्टिपलिंग मिल रही है या माइक्रोसाइटिक एनीमिया मिल रहा है तो प्रोग्नोसिस इज़ नॉट गुड। प्लम्बिज्म वापस देखें तो लेड पॉइजनिंग
इसको पेंटर्स कॉलिक सैचुरिज्म कहते हैं। मोस्ट कॉमन पेंटर्स में मिलता है। मोस्ट कॉमन सोर्स है पेट्रोल गैसोलीन। मोस्ट कॉमन मोड है इनहेलेशनल। क्लिनिकल फीचर है इसका बर्टोनियल लाइन्स मिलती है, ब्लू लाइन्स जो गम्स पे होती है वो मिलती है इसमें। पैलर इसका फर्स्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट साइन है पैलर। कॉलिक पेन होता है इसमें, डिस्टेंट फुट ड्रॉप होता है, लॉन्ग नर्व ऑफ द बॉडी इसमें अफेक्टेड होती है और इसमें एनसेफेलोपैथी होता है। ओके, रिस्ट एंड फुट ड्रॉप वगैरह ये सब चीज़ें इसमें होती है। स्क्रीनिंग में कॉर्पो प्रोफाइलिंग यूरिन में चेक करो। ALU डायग्नोस्टिक है। अमीनोलिवलिक एसिड जो है यूरिन में होता मिलता है। लेड लेवल ब्लड यूरिन में चेक कर लो। ADT कैप्रोल देनी होती है। RBC में बेसोफिलिक स्टिपलिंग मिलती है और माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है। ऑक्यूपेशनल कैंसर्स, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर जो ऑक्यूपेशनल होता है, स्किन कैंसर होता है, स्क्वैमस सेल कैंसर होता है। PVC एक्सपोजर की वजह से एंजियोसार्कोमा ऑफ द लिवर होता है। सिलिका रेडन एस्बेस्टोस के एक्सपोजर की वजह से लंग कैंसर होता है। नाइट्रस कंपाउंड, एनिलीन कंपाउंड या फिर बेंजीडिन कंपाउंड के एक्सपोजर की वजह से ब्लैडर कैंसर होता है, ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा। और बेंजीन की वजह से ल्यूकेमिया होता है। निकल क्रोमियम या वुड डस्ट की वजह से नेजल साइनस कार्सिनोमा होता है। यहाँ पर देख लो, PVC एक्सपोजर की वजह से एंजियोसार्कोमा ऑफ द लिवर होता है। सिलिका रेडन एस्बेस्टोस की वजह से लंग कैंसर। नाइट्रस कंपाउंड या बेंजीडिन एनिलीन की वजह से ब्लैडर कैंसर है। देन बेंजीन की वजह से ल्यूकेमिया है। देन निकल क्रोमियम वुड डस्ट की वजह से नेजल साइनस कैंसर होता है। अर्गोनोमिक्स है स्टडी ऑफ मैन इन ऑक्यूपेशनल इन्वायरमेंट। देखो ये डेफिनेशन आ चुकी है तो एज इट इज़ याद रखना। अर्गोनोमिक्स क्या है? स्टडी ऑफ मैन इन ऑक्यूपेशनल इन्वायरमेंट। जो मैन ऑक्यूपेशनल इन्वायरमेंट में है ना, उनकी स्टडी कर रहे हैं अपन कि उन पर ऑक्यूपेशनल इन्वायरमेंट की वजह से क्या फ़र्क पड़ रहा है। और इसमें 2 पॉइंट जो हैं वो भी ध्यान रखना। राइट मैन इन राइट जॉब एंड फिटिंग जॉब टू वर्कर। वर्कर को जॉब के हिसाब से नहीं करना, जॉब को वर्कर के ऊपर फिट करना है आपको कि भाई ये जॉब इस वर्कर को फिट करेगी, इसको फिट होगी नहीं होगी। यानी अगर इसकी हाइट छोटी है या हाइट इसकी लंबी है, तो एग्जांपल के लिए अपन देखें कि भाई कोई लोडिंग वगैरह वाला काम है या कोई मतलब मान लो कोई भी स्पेसिफिक चीज़ देख लो कि भाई कोई पतला सा आदमी है, कोई बहुत ही खट्टा आदमी, तो उसको पतला वाला आदमी बिल्कुल आप अगर पत्थर उठाने का काम है तो वो नहीं कर पाएगा ना। तो दैट मीन्स पत्थर उठाने का काम है, अब मैं उसके हिसाब से वर्कर ढूंढूंगा, यानी फिटिंग जॉब टू वर्कर। ध्यान रखना क्योंकि ये आ चुका है 2-3 बार दोनों टर्म्स और कंफ्यूजिंग है। प्री प्लेसमेंट एग्जामिनेशन होता है और एक पोस्ट प्लेसमेंट एग्जामिनेशन होता है। प्री प्लेसमेंट एग्जामिनेशन प्राइमरी प्रिवेंशन होता है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के वाला, और जो अपने पढ़ा था ना प्रिवेंशन वाला, उसमें प्राइमरी प्रिवेंशन होता है प्री प्लेसमेंट वाला। पोस्ट प्लेसमेंट एग्जामिनेशन सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है, स्क्रीनिंग वाला। हम बात करते हैं ESI एक्ट। ESI एक्ट में एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस होता है। ESI एक्ट का एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट की शॉर्ट फॉर्म ही है ESI एक्ट। ये 1948 में आया था। ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर होता है, उसने इसको निकाला था। इट इज़ एप्लीकेबल ऑन ऑल फैक्ट्री ऑफ इंडिया जहाँ पर अगर इलेक्ट्रिसिटी या पावर का इस्तेमाल हो रहा है और 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, या फिर विदाउट इलेक्ट्रिसिटी और पावर के 20 या उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है तो 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो उसको फैक्ट्री बोलेंगे, या फिर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं हो रही है तो 20 या 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो उसको फैक्ट्री बोलेंगे। ESI एक्ट रेलवे, डिफेंस और माइंस पे अप्लाइबल नहीं होता, उनके अपने अलग लॉज होते हैं। मनी पेड बाय बोथ, एक तो जो नौकरी दे रहा है और जो नौकरी कर रहा है, दोनों एक स्पेसिफिक अमाउंट पे करते हैं, ठीक है। वो होता है इस एक्ट में ताकि उसको बाद में बेनिफिट्स मिल पाए वर्कर को। तो एम्प्लॉयर जो है नौकरी देता है वो तो 3.25% ऑफ द वेजेस देगा। यानी मान लो अगर 100 रुपये की सैलरी है तो वो 3.25 रुपये देगा, और एम्प्लॉई जो है जो काम कर रहा है उसको 100 रुपये जो सैलरी मिली है उसमें से उसको 0.75 देना, यानी टोटल 4% वेजेस, ठीक है, गवर्नमेंट रखती रहती है इनके, और एम्प्लॉई होता है उसको जैसे नीड होती है उस हिसाब से देती है। इनकम कट ऑफ क्या है? लेस देन 21,000 पर मंथ अगर इनकम कट ऑफ है तो ये सब चीज़ें उसको बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे पहला है सिकनेस बेनिफिट, लेना ये भी पूछता है, इंपॉर्टेंट है ना। सबसे पहला है सिकनेस बेनिफिट। तो सिकनेस बेनिफिट में क्या है, अगर पर्सन सिक होता है तो उसको 70% ऑफ द वेजेस मिलेंगे बिना आए हुए भी 91 डेज तक। और एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट क्या है, उसको 80% वेजेस मिलेंगे बिना आए हुए भी 2 साल तक। फिर आता है एनहेंस्ड सिकनेस बेनिफिट।
जिसमें अगर मेल है और उसने वैसेक्टोमी कराई है मेल ने, तो उसको 7 दिन की छुट्टी और उस 7 दिन का 100% वेजेस मिलेंगे। और वुमेन है अगर उसने ट्यूबेक्टोमी कराई है तो उसको 14 दिन की वेजेस और 100% उसको 14 दिन की छुट्टी और 100% वेजेस मिलेंगे। ठीक है। सिकनेस बेनिफिट में 70% है 91 डेज़ के लिए, एक्सटेंडेड में 80% है 2 ईयर के लिए, एनहेंस्ड में वैसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी वाला एग्जाम्पल हो गया। फिर आता है डिसेबिलिटी बेनिफिट। अगर वर्किंग करते हुए या वो डिसेबल हो जाता है तो 90% वेजेस मिलेंगे लाइफ लॉन्ग। डिपेंडेंस बेनिफिट, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो 90% वेजेस है ना उसकी फैमिली को मिलेंगे। मैटरनिटी बेनिफिट क्या है, 100% वेजेस 26 वीक तक के टाइम के लिए। ठीक है। टोटल 38-39 वीक की जो प्रेगनेंसी होती है उसमें से शुरुआत की ट्राइमेस्टर तो यानी मान लो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो आ जाती है वुमेन, तो सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर पूरी उसकी छुट्टी रहती है 6 मंथ की, लास्ट के 6 मंथ की, और 100% वेजेस मिलते हैं उस टाइम उसको। ये होता है मैटरनिटी बेनिफिट। और फ्यूनरल एक्सपेंसेस क्या है, 15,000 रुपये देते हैं फ्यूनरल एक्सपेंसेस में। ठीक है। वापस देख लो, सिकनेस बेनिफिट 70% वेज 91 डेज, एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट 80% वेजेस 2 ईयर, एनहेंस्ड में वैसेक्टोमी कराई तो 7 दिन की छुट्टी 100% वेजेस, और ट्यूबेक्टोमी कराती है वुमेन तो 14 दिन की छुट्टी और 100% वेजेस। डिसेबिलिटी बेनिफिट में 90% वेजेस, डिपेंडेंट यानी डेथ हो गई तो 90% फैमिली को। मैटरनिटी बेनिफिट में 6 मंथ के लिए 26 वीक के लिए 100% वेजेस। फ्यूनरल एक्सपेंसेस 15,000 रुपीज़ देने होते हैं। लोगो जो होता है ESI का वो असली फ़ोटो में दिखा दूंगा, बाकी उसमें ऐसे होता है 5 फ्लेम होती है। ठीक है, एक दीपक जैसा होता है, दिखा दूंगा आगे। अब देखो फैक्ट्री एक्ट 1948, फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंदर अगर 10 या 10 से ज़्यादा लोग पावर के साथ काम कर रहे हैं या 20 या 20 से ज़्यादा लोग विदाउट पावर काम कर रहे हैं तो फैक्ट्री 1948 में आता है। दिस इज नॉट अप्लाइबल ऑन डिफेंस, माइन, रेलवे एंड फूड जॉइंट्स। पर कैपिटल स्पेस अगर मोर देन 500 फीट क्यूब है तो, और इसमें गाइडलाइन है कि 1 सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए पर 1000 वर्कर। 1000 वर्कर्स के ऊपर एक सेफ्टी ऑफिसर होना ज़रूरी है। रिकमेंडेड वर्क आवर ड्यूरेशन कितना है, 9 आवर्स पर डे, मैक्सिमम 48 आवर पर वीक, एंड ओवर टाइम अगर होता है 60 आवर तक कर सकता है। ओवर टाइम 48 आवर से एक्सटेंड करके 60 आवर तक काम कर सकता है, और ओवर टाइम के लिए पेमेंट होना चाहिए। चिल्ड्रन 0 to 14 ईयर के चिल्ड्रन मानते हैं, उनको तो काम में नहीं लगाते अपन। एडोलसेंट से लगा सकते हैं 15 से 18 साल तक के। तो ध्यान के रखना, एक सेफ्टी ऑफिसर 1000 रुपये पर कैपिटल स्पेस मोर देन 500 फीट क्यूब, 9 आवर पर डे मिनिमम वर्क करता है पर्सन, मैक्सिमम 48 आवर पर वीक कर सकता है, यानी 9, 9, 18, 27, 36, 48, यानी रोज़ 9 घंटे काम करे तो 5 दिन काम कर सकता है मैक्स टू 7 दिन में से। ओके। और ओवर टाइम पेड करना है उसको, 48 की जगह वो ओवर टाइम भी करे तो वो 60 घंटे तक काम कर सकता है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा काम नहीं कराते अपन। और ओवर टाइम जो कराए उसके लिए उसको पेमेंट मिलेगी। हम देखते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। हम बात करते हैं बायोमेडिकल वेस्ट की। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, दिस कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसका एक्ट है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। जो येलो कलर का बैग होता है ना, देखो पहली चीज़ तो मैं सारे बता देता हूँ, फिर एक बार ओवरव्यू दूंगा ना तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। येलो कलर बैग में ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है, एनिमल वेस्ट है, सॉइल्ड वेस्ट है लाइक कॉटन, क्लॉथ और बैंडेज, केमिकल वेस्ट है, साइटोटॉक्सिक वेस्ट है, डिस्कार्डेड मेडिसिन है, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन बैग है। फिर माइक्रोबायोलॉजिकल एंड बायोटेक्निकल वेस्ट हो गया, लाइव वैक्सीन, टॉक्सिन कल्चर, बेड लिनन, मैट्रेस, केमिकल टॉक्सिन हो गया, लिक्विड वेस्ट। रेड कैटेगरी में कंटेमिनेटेड एंड रिसाइक्लेबल वेस्ट डालना है, जो प्लास्टिक, रबर होता है, ठीक है, और ग्लव्स होते हैं। वाइट कैटेगरी में शार्प वेस्ट डालना है, निडल, स्काल्पेल, सीजर। ब्लू कैटेगरी में मेटेलिक इम्प्लांट डालने, ग्लास वेट डालने, वैक्सीन वाइल डालने। देखो बहुत सिंपल करके बताऊँ मैं इन चीज़ को, आपको याद भी नहीं करने पड़ेंगे एग्जाम्पल। मैं नीचे से बताता हूँ, ठीक है। ये ब्लू बैग है, इसको मैंने यूँ करा तो ये क्या बन गया, चश्मा बन गया। तो ग्लास वियर, यानी जो चश्मे में जो ग्लास होता है तो ग्लास वियर हुआ। वैक्सीन वायल हुई जो ग्लास की बनी होती है, या मेटेलिक इम्प्लांट हुआ।
ठीक है, या मेटेलिक इम्प्लांट हुए, ये सब जो है ब्लू कैटेगरी में जाना है, इतना समझो अभी तक। तो इसमें जो भी ब्लू कैटेगरी में चीज़ होती है उनको केमिकली ट्रीट करना होता है, ऑटो क्लीनिंग होती है, हीट क्लीनिंग होती है, ठीक है, और रिसाइकलिंग होती है उनकी। वाइट कैटेगरी में डब्लू कैसे बनता है, ऐसे, ये जो पार्ट है ना डब्लू का तीखा होता है, शार्प होता है, तो ऐसे ध्यान रखना कि ये जो डब्लू है ये यहाँ पे तीखा निकल रहा है इसमें पार्ट, तो तीखा यानी शार्प में सारा वाइट कैटेगरी में आएगा। जैसे निडल ब्लेड्स, स्काल्पेल, सीजर, इन सबको ऑटो क्लीविंग ड्राई हीट करनी है, डिस्ट्रक्शन श्रेडिंग होती है, आयरन फाउंड्रीज में जाके लैंड फिलिंग में डाल देते हैं इनको रोड बनाने के काम में। रेड कैटेगरी में जितने भी रिसाइक्लेबल प्लास्टिक, रबर वगैरह है, ग्लव्स, पर जिसमें भी खून लगा हुआ है वो सब येलो में जाएगा, ठीक है, जिसमें भी ब्लड है वो सब येलो में जाएगा। इनको भी ट्रीट अपन ऑटो क्लीविंग, हीट क्लीविंग, माइक्रोवेविंग के थ्रू करते हैं, डिस्ट्रक्शन श्रेडिंग करनी है, रोड मेकिंग में काम में ले लेंगे। ओके, तो रिसाइक्लेबल वेस्ट सारा रेड, R फॉर रिसाइक्लेबल, R फॉर रेड, पर ब्लड जिसमें आ गया या कुछ भी स्पिलेज वगैरह वो सब येलो में, सबसे बड़ा पार्ट येलो का ही है, ख़त्म का। ये मैंने जो एग्जांपल बताया ना, तरीका जो बताया, इसमें मैंने तुम्हें कुछ ही चीज़ें याद कराई है, पर तुम्हारे एग्जांपल सारे निकल जाएंगे इसमें। बस शर्त ये है कि तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना इस टॉपिक की जितनी, उतना तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़िया होती जाएगी, वो बहुत ज़रूरी है। अब देखो आगे जो मेथड होता है, ठीक है, इसको रिसाइकलिंग का, ऑटो क्लीविंग, हाइड्रो क्लीविंग और इंसिनरेशन। इंसिनरेशन में टेम्परेचर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ड्राई हीट होती है और ऑक्सीडेशन होता है। ऑटो क्लीविंग में 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, 15 PSI प्रेशर और स्टीम अंडर प्रेशर होता है। इसमें टू चेक सफिशिएंसी स्पोर्स ऑफ जियो बेसिलाई स्टेरोथर्मोफिलस यूज। और हाइड्रो क्लीविंग में 121 डिग्री टेम्परेचर है, 121 डिग्री और 132 डिग्री टेम्परेचर है, और इसमें जो यूज़ कर रहे हैं बैक्टीरिया अपन वो है बेसिलस सबटिलस। बेसिकली क्या करते हैं, जब ऑटो क्लीविंग कर रहे होते हैं ना, तो जो जैसे मान लो ऑटो क्लीविंग कर रहा हूँ मैं किसी प्लास्टिक के आइटम की, तो उसके साथ मैंने बैक्टीरिया डाल दिया। जब ऑटो क्लीविंग करेंगे कंप्लीट निकला, मैं चेक करूँगा बैक्टीरिया मर गया ना, अगर बैक्टीरिया मर गया तो सब कुछ मर गया होगा, ये होता है। तो ध्यान रखना ऑटो क्लीविंग में, ठीक है, जियो बेसिलस स्टेरोथर्मोफिलस है, ठीक है, ऐसा है, जियो बेसिलस स्टेरोथर्मोफिलस बैक्टीरिया है। और हाइड्रो क्लीविंग में बेसिलस सबटिलिस, ठीक है, जब बास आती है तभी तो नहाते हैं अपन, तो बेसिलस सबटिलिस हाइड्रो क्लीविंग, पानी, हाइड्रो यानी पानी, तो बेसिलस सबटिलिस हाइड्रो क्लीविंग वाला है, और ऑटो क्लीविंग वाला है जियो बेसिलस स्टेरोथर्मोफिलस। ओके, मर्क्यूरी डिस्पोजल कैसे करना होता है, अगर मान लो कोई मर्क्यूरी का अपने से टूट गया है थर्मामीटर, तो उसको आप एक कार्डबोर्ड पे लो, पानी में डालो, क्योंकि पानी में ऊपर ऊपर आ जाएगा, और उसको फिर रिसाइकल पे डाल दो, हाथ से नहीं उठाते क्योंकि वो स्किन में एब्जॉर्ब हो सकता है। फिर माइक्रोवेव में क्या करते हैं अपन, 12 नैनोमीटर 2450 मिलीहर्ट्ज़ का कन्वेंशन करंट यूज़ करते हैं, हीट एंड वाटर मॉलिक्यूल वगैरह ये सब चीज़ हो गई। ड्राई हीट में 185 डिग्री की हीट, हॉट ओवन में 160 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हो गया। इनर्टाइजेशन क्या है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ टॉक्सिक वेस्ट को, ठीक है, इनर्टाइजेशन के थ्रू नॉन टॉक्सिक वेस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं अपन। और इनर्टाइजेशन करते किसके थ्रू है, 15% सीमेंट और 15% लाइम के थ्रू, 15% सीमेंट 15% लाइम के थ्रू इनर्टाइजेशन करते हैं। इसमें आप लार्ज टॉक्सिक वेस्ट को नॉन टॉक्सिक वेस्ट में कन्वर्ट करो, 15% सीमेंट और 15% लाइम। फिर कोविड में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करते थे अपन, फॉर डिसइंफेक्शन 1% हाइपोक्लोराइड काम में लेते थे, या फिर 70% आइसोप्रोपाइल मिथाइल अल्कोहल काम में लेते थे। येलो में अपन मास्क डालते थे, N95, सर्जिकल कैप, हेड, शू कवर, लिनन गाउन, ओवरऑल नॉन प्लास्टिक टिश्यू, टॉयलेट पेपर, ये सब चीज़ें। और रेड में रिसाइकल वाले डालेंगे, गोगल, फेशियल, PPE, हैजमर सूट, ग्लव, प्लास्टिक मटेरियल, ठीक है, सिरिंजेस, IV सेट्स, ये सब रेड में डालते थे। अगर ब्लड स्पिल हो गया है ग्राउंड पे हॉस्पिटल के, थोड़ा बहुत है तो 1% हाइपोक्लोराइड से साफ़ कर लो, ज़्यादा है तो 10% हाइपोक्लोराइड से साफ़ कर लो। ई वेस्ट को रिसाइकल ही करना होता है, ठीक है, तो रिसाइकलिंग कंप्लीट हुआ यहाँ पे। अब बात करते हैं अपन डिज़ास्टर मैनेजमेंट की। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में क्या है, डिज़ास्टर क्या है, कोई भी इवेंट जहाँ पे 30 या 30 से ज़्यादा लोग इमीडिएटली अफेक्ट हो रहे हैं और उनको हॉस्पिटल सर्विस की रिक्वायरमेंट हो गई है, ये तो होता है डिज़ास्टर। डिज़ास्टर जहाँ पे 30 या 30 से ज़्यादा लोगों को एकदम से
हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट है। और डिज़ास्टर मिटिगेशन क्या है? प्रिवेंशन ऑफ कन्वर्जन ऑफ हज़ार्ड और रिस्क इनटू अ डिज़ास्टर टू मिनिमम डैमेज। डिज़ास्टर मिटिगेशन क्या है कि मान लो कोई अपन को लग रहा है कि अर्थक्वेक आ रहा है या आने के चांसेस है, तो डिज़ास्टर मिटिगेशन क्या है कि लोगों को खुली जगह बुला दिया, अपन ने सबको प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रख दिया ताकि हज़ार्ड मिनिमाइज़ हो जाए, ये सब चीज़। सर्च कैपेसिटी क्या है? एबिलिटी ऑफ ए हेल्थ केयर सिस्टम टू रेस्पॉन्ड टू डिजास्टर। मान लो डिजास्टर हुआ, वहाँ पे 1000 लोग अफेक्ट हुए, पर मेरे हेल्थ केयर सिस्टम की कैपेसिटी है कि वो सिर्फ 800 से 900 लोगों को ही टैकल कर सकता है, तो ये सर्च कैपेसिटी है। ट्रायज क्या? कैटेगराइजेशन ऑफ द विक्टिम ऑफ द पीपल बेस्ड ऑन देयर लाइकलीहुड ऑफ द सर्वाइवल। ये साइट ऑफ द डिजास्टर पर ही होता है। बैंड लगाते हैं, इसमें टैग कर देते हैं पर्सन को बैंड पे, एक बैंड हाथ पे बांध देते हैं बेसिकली। तो रेड टोन के मानते हैं जिनको इमीडिएट रिसस्किटेशन की जरूरत है, 0 to 6 साल में सर्जरी की जरूरत है। येलो मानते हैं जिनको पॉसिबल रिसस्किटेशन की जरूरत होती है, 6 से 24 घंटे में सर्जरी की नीड है। ग्रीन जो होते हैं जिनको माइनर इंजरी है, जो चल फिर पा रहे हैं। और ब्लैक होता है डेड मॉरिबंड, जिनको बहुत ज़्यादा या तो हॉस्पिटलाइजेशन और स्टाफ और मैनेजमेंट की नीड है। अगर मान लो कि उसको 4 डॉक्टर की नीड है ठीक होने के लिए, और वही 4 डॉक्टर 4 अलग अलग लोगों की जान बचा सकते हैं, तो उन पर अपन ब्लैक बांधेंगे, या फिर जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है तो उन पर आप ब्लैक बांधोगे। ये सब है। पोस्ट डिज़ास्टर फेज में मोस्ट कॉमन डिजीज़ जो होती है वो होती है एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस फैलती है। मोस्ट में विटामिन डेफिशिएंसी होती है ABC, A मोर देन B3 देन C। ऑल वैक्सीनेशन आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पोस्ट डिज़ास्टर फेज एक्सेप्ट मीजल्स, मैं बता ही चुका हूँ, क्योंकि इसका जो वैक्सीनेशन के थ्रू अगर इसकी इम्यूनिटी बनती है ना तो वो ज़्यादा जल्दी बन जाती है देन इन्फेक्शन। सिर्फ एक यही है, इसलिए इसको दे सकते हैं अपन। और स्पेशली टाइफाइड कोलेरा टिटनेस तो नहीं ही देते अपन, ठीक है। वैक्सीनेशन पर ये जो भी चीज़ें हैं उनकी वैक्सीनेशन डॉक्टर और नर्सिस के लिए बिफोर एंट्री द डिज़ास्टर एरिया मैंडेटरी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीलिमिनरी स्टेप क्या होगा कोई भी डिज़ास्टर के बाद, कि आप वाटर का क्लोरीनेशन करो। रेसिड्यू क्लोरीन लेवल कितना होना चाहिए? मोर देन 0.7 ppm। वापस देख लो, वैक्सीन तो सारी कॉन्ट्राइंडिकेटेड थी एक्सेप्ट मीजल्स, पर डॉक्टर नर्सिस के लिए सारी ज़रूरी है बिफोर एंट्रिंग द एरिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीलिमिनरी स्टेप क्या है? क्लोरीनेशन है। रेसिडुअल क्लियरेंस, क्लोरीन का जो रेसिडुअल लेवल है वो है मोर देन इक्वल टू 0.7 ppm। नोडल सेंटर फॉर डायबिटीज़ मेलाइटस इन इंडिया, ठीक है। नोडल सॉरी डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, सॉरी यार वो आदत हो रही थी ना, DM देखते डायबिटीज़ मेलाइटस निकलता है मुझसे। तो नोडल सेंटर फॉर दी डिज़ास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। और नोडल मिनिस्ट्री जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, ध्यान रखना। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर मैनेजमेंट डिज़ास्टर मैनेजमेंट की नोडल मिनिस्ट्री है। एंड नोडल सेंटर फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया इस डिस्ट्रिक्ट। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी दिल्ली में है। वर्स्ट मैन में डिज़ास्टर जो अब तक था वो था भोपाल गैस ट्रेजेडी। मैक्सिमम मॉर्टिलिटी एवरी ईयर हाइड्रोलॉजिकल कॉजेज की वजह से होती है, पानी के डिज़ास्टर्स की वजह से होती है। डिज़ास्टर इंडक्शन डे जो है वो है 13 अक्टूबर। अब बात करेंगे अपन हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया की। डिज़ास्टर अगर हो गया डिज़ास्टर है ना, कुछ इसमें खास चीज़ थी नहीं। अब इसमें मैं टाइम दूंगा, ये इंपॉर्टेंट है हेल्थ केयर सिस्टम। तो हम बात करते हैं हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया के बारे में। प्राइमरी हेल्थ केयर जो है इसकी डेफिनेशन दी थी अल्मा आटा, जो उधर बातें हुई थी अल्मा आटा में 1978 में, वहाँ पर प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में बताया था। तो 4 A's होते हैं। पहली चीज़ तो हेल्थ केयर सिस्टम के 4 A's क्या हैं? एक्सेप्टेबल, एसेसिबल, अवेलेबल, अफोर्डेबल। बेसिक से स्टार्ट करूँ, पहली चीज़ तो अफोर्डेबल होना चाहिए, उसके बाद एक्सेसिबल होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए और एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ठीक है। तो 4A हो गए, एक्सेप्टेबल, एक्सेसिबल, अवेलेबल, अफोर्डेबल। देन कम्स 8 एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की फुल फॉर्म एलिमेंट्स से ही है, ये याद रखना पड़ेगा, मुश्किल है पर क्या करें। तो एलिमेंट्स में है असेंशियल ड्रग्स होनी चाहिए हर जगह जो मैक्सिमम क्वांटिटी में चाहिए, एग्जांपल के लिए पैरासीटामोल। लोकल एंडेमिक डिसीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के लिए सारी चीज़ें होनी चाहिए। एजुकेशन होनी चाहिए हेल्थ की, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ होनी चाहिए, इंक्लूड फैमिली प्लानिंग। एक्सपेंडेड प्रोग्राम होना चाहिए इम्यूनाइजेशन का, न्यूट्रिशन की एडवाइस देनी चाहिए। ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन अलाइनमेंट जैसे कि डायरिया, फीवर और बेसिक बीमारियों की ट्रीटमेंट होनी चाहिए। सेफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन होना चाहिए। ये प्राइमरी हेल्थ केयर के एक तो 4A हो गए और 8 एलिमेंट्स हो गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कम्स 4 पिलर्स। ये चीज़ें बहुत इजी दिख रही है बट डायरेक्ट आती है। विच आर दी 4 A's, विच आर दी 8 एलिमेंट्स, विच आर दी 4 पिलर्स।
4 A's हो गया, एक्सेसिबल, एक्सेप्टेबल, अवेलेबल, अफोर्डेबल। 8 एलिमेंट्स हो गया, एसेंशियल ड्रग, लोकली एंडेमिक डिजीज प्रिवेंशन कंट्रोल, एजुकेशन, मैटरनल चाइल्ड केयर, expanded immunization program, nutrition choice, treatment of common ailment like diarrhea and fever, etc., safe water supply and sanitization. Then we will talk about the 4 principal pillars. First of them is equitable distribution. इसका मतलब क्या है कि इक्वलिटी होनी चाहिए, सर्विसेज की सबको मिलनी चाहिए. देन कम्स कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जिसमें आशा वर्कर जो होती है या जो चाइनीज़ बेयरफुट डॉक्टर्स हैं, राइस फार्मर्स जो होते हैं ना, वो लोग या फिर जो आशा वर्कर जो बिल्कुल विलेज लेवल से होते हैं, ये भी पार्टिसिपेट करके फैलाएं हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन. फिर अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, चीपर टेक्नोलॉजी विद रिजल्ट्स लाइक कॉस्टली थिंग विल बी मोर अप्रिशिएबल. जैसे कि ORS है, ठीक है, स्टैंड पाइप है. स्टैंड पाइप क्या होता है, गांव में एक पाइप लगा देते हैं जिससे पानी आता है, जैसे जो हैंडपम्प वगैरह टाइप, ठीक है. और कंगारू मदर केयर हुई, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हुई, ठीक है, ये सब चीज़ें. फिर इंटर सेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन, बहुत अलग अलग हेल्थ केयर के सेक्टर्स के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. तो 4 पिलर्स क्या है, एक तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल सर्विस होनी चाहिए, देन कम्युनिटी पार्टिसिपेट करे, देन अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी और इंटर सेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन हो. तो ये 4A 8 एलिमेंट्स और 4 प्रिंसिपल्स मस्ट टू लर्न है. अब बात करते हैं हेल्थ केयर लेवल्स के बारे में. जो प्राइमरी लेवल होता है वो होता है फर्स्ट कॉन्टैक्ट लेवल, वो होता है PHC, ठीक है. एक पॉपुलेशन पे 4 से 6 होते हैं, और जो सब सेंटर होते हैं वो 2 होते हैं, ठीक है. स्टाफ का नंबर देख लेना, PHC में 13 से 21 स्टाफ होता है, सब सेंटर में जो 3 से 4 का स्टाफ होता है. फिर जो सेकेंडरी लेवल होते हैं, वापस हेल्थ केयर लेवल होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी लेवल के. प्राइमरी जो है बिल्कुल रूट लेवल पर होता है, PHC प्राइमरी वाला या फिर सब सेंटर. तो जो PHC है उसमें 4 से 6 बेड होते हैं और सब सेंटर में 2 बेड होते हैं. PHC में 13 से 21 का स्टाफ होता है, सब सेंटर में 3 से 4 का स्टाफ होता है. जो फर्स्ट रेफरल लेवल होता है वो होता है CHC सेकेंडरी पे, यहाँ पे 30 बेड होते हैं और स्टाफ होता है 46 से 52 लोगों का. देन टर्शियरी कम्स, टर्शियरी में मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल होते हैं, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है बेड्स की और स्टाफ की, ठीक है. तो इस पर कोई डाटा है नहीं. अब देखो नंबर प्लेन में और हिली में. जो सबसे पहले PHC है, PHC पर 30,000 पॉपुलेशन इन प्लेन्स एक PHC होता है, और पर 20,000 पॉपुलेशन इन हिली एक PHC होता है, ठीक है, ये दोनों. फिर एक सब सेंटर होता है पर 5,000 पॉपुलेशन इन प्लेन्स और हिल में पर 3,000 पॉपुलेशन. अब जो CHC होता है, ठीक है, वो पर 1 CHC होता है पर 1,20,000 और 1 CHC होता है पर 80,000. इसमें एक ट्रिक थी. ट्रिक बेसिक सी ये है कि देखो सब सेंटर में तो कम ही होना है, तो आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा. प्लेन में 5,000 है और इसमें 3,000 है. फिर इस डेटा को, ठीक है, आपको आगे देखना है कि जो PHC है, PHC प्लेन में 30,000 है, एक PHC होता है 30,000 पे और ये 20,000 पर एक होता है. इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना आप, तो CHC की वैल्यू आ जाएगी. ये हो गया 1,20,000 इंटू 4 करा 30 को, और 20 को इंटू 4 करा तो 1,80,000. समझे? डायरेक्ट याद कर सको डायरेक्ट कर लो, ये कैलकुलेट करके याद कर सको इंटू 4 करके, तो ऐसे कर लो. बट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं इसको अंडरलाइन ही छोड़ देता हूँ, ठीक है. एक सुंदर सा बॉक्स बना देते हैं, ठीक है. और देखो इंडिया में 25,000 फंक्शनिंग PHC है करेंटली. एक CHC होता है 4 PHC पर, और एक PHC होता है 6 सब सेंटर पर. ये वही कैलकुलेशन है जो मैंने ऊपर बताया आपको, कि अगर इसको इंटू 4 कर दूंगा ना, तो एक CHC कितने पर है, 4 PHC पर है, ठीक है. और अगर मैं इसको इंटू 6 कर दूंगा, तो एक PHC होता है 6 सब सेंटर पर. तो इसको भी आप डायरेक्टली याद कर सकते हो. अब देखो सब सेंटर 2 टाइप के होते हैं, टाइप A एंड टाइप B. टाइप A वाले सब सेंटर में डिलीवरी की फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं. वहाँ पर
मल्टीपर्पज़ वर्कर मेल होता है और फीमेल होती है और एक हेल्पर होता है, टोटल 3 का स्टाफ होता है। टाइप बी में डिलीवरी की फैसिलिटी होती है, ये ध्यान रखना है, वो मोर इम्पोर्टेंट है। और वहाँ पे 2 मल्टीपर्पज़ वर्कर फीमेल होती है और टोटल स्टाफ 4 का होता है। मोस्ट पेरिफेरल यूनिट ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सब सेंटर होती है, ठीक है। पीएचसी भी टाइप ए और टाइप बी होता है। टाइप ए जिसमें नंबर ऑफ डिलीवरी पर मंथ 20 से कम होती है, टाइप बी में 20 से ज़्यादा होती है। यहाँ पर सब में सब डॉक्टर्स एक है, यहाँ पे एमबीबीएस डॉक्टर 2 हैं, बाकी हो गए, ठीक है। सीएचसी जो है एमडी या एमएस स्पेशलिस्ट होता है, फिजिशियन होता है, यहाँ पे सर्जन होता है, ऑब्सगाइन होता है, पीडिया वाला होता है, ठीक है भाई। पीडिया ऑब्सगाइन तो होना ही होना है, फिजिशियन भी होना है, एक सर्जन आ गया। अब सर्जरी करनी तो एनेस्थेसियोलॉजिस्ट भी चाहिए, पीएसएम वाला आ जाएगा और ऑप्था वाला आ जाएगा और डेंटल और आयुष एमओ होता है इसमें। अब देखते हैं ग्रास रूट लेवल वर्कर्स कौन से क्या क्या चीज़ है उसमें। आशा होती है विलेज लेवल पे। आशा जो होती है वो 2 पर 1000 पॉपुलेशन होती है। 1 पर 500 बहुत पुरानी चीज़ थी, नहीं अगर पूछे तो 2 पर 1000 बोलनी है अपन को, ठीक है। तो आशा विलेज लेवल पर होती है, 2 पर 1000 होती है। ये 10वीं पास लोग होते हैं और 23 दिन की ट्रेनिंग के बाद इनको बना देते हैं। मल्टीपर्पज़ वर्कर फीमेल जो होती है वो सब सेंटर लेवल पर होती है। सब सेंटर मैंने याद, अब देखो बस इतना ध्यान रखना, मल्टीपर्पज़ वर्कर फीमेल सब सेंटर पर होती है। सब सेंटर पता है 1 पर 5000 पॉपुलेशन पर होते हैं। ये लोग 12th क्लास होते हैं और 12 मंथ्स की ही ट्रेनिंग लगते हैं। फिर विलेज हेल्थ गाइड जो होता है वो 1 पर 1000 होता है, 6ठी पास होता है, 3 मंथ की ट्रेनिंग होती है। ट्रेडिशनल बर्थ असिस्टेंट जो दाई होती है, दाई माँ जो होती है, ठीक है, ये विलेज लेवल पर होता है, 1 पर 1000 होती है। ये पढ़े लिखे नहीं होते, 1 मंथ की ट्रेनिंग होती है। आंगनवाड़ी वर्कर जो है ये आंगनवाड़ी सेंटर में होते हैं, 1 पर 400 to 800 पे होते हैं। ये 10वीं पास होते हैं, 4 मंथ की ट्रेनिंग होती है। अब देखो इसमें से मैं बोलूँगा तो नहीं, कुछ छोड़ो, ठीक है, करो सब याद, बट मोर इम्पोर्टेंट मैं बता सकता हूँ। देखो ट्रेनिंग आ जाती है कभी कभी, बट ना आपको ये पॉपुलेशन नॉर्म तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ट्रेनिंग ज़रूर करो पर पॉपुलेशन नॉर्म फर्स्ट याद करो आप। आशा विलेज लेवल पर है, 2 पर 1000 है। और मल्टीपर्पज़ वर्कर फीमेल सब सेंटर में तो 1 पर 5000 हो गई। विलेज हेल्थ गाइड 1 पर 1000, ट्रेडिशनल बर्थ असिस्टेंट 1 पर 1000, आंगनवाड़ी वर्कर 1 पर 400 to 800 हो गया। अब जो आशा होती है ना वो 25 से 45 ईयर की फीमेल होती है, रेजिडेंट होती है सेम विलेज की। आशा की फुल फॉर्म क्या है? एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। तो आशा की फुल फॉर्म मैंने बताई अभी, एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ये सेम विलेज की होती है, 25 से 45 साल की वुमेन होती है। दिस वर्क्स अंडर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ये विलेज पंचायत इसको सेलेक्ट करती है, ये अकाउंटेबल ये विलेज पंचायत को होती है। ट्रेनिंग इसकी आंगनवाड़ी वर्कर करती है, ठीक है, या एएनएम करती है, ठीक है। ब्रिजिंग होती है इसकी विलेज और जो एएनएम होती है ना, ये उनको ब्रिज करती है, उनको कनेक्ट करती है एक दूसरे से। इम्पैक्ट इंडिकेटर क्या है? कहीं भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, इम्पैक्ट इंडिकेटर अगर आपको बताना है तो वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो रही है मतलब ये अच्छे से काम हो रही है, ठीक है, ये याद रखना। फिर पॉपुलेशन नॉर्म, 1 डॉक्टर पर 1000 पॉपुलेशन होना चाहिए, 3 नर्स 1 डॉक्टर पर होनी चाहिए, 1 ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होना चाहिए 5 सीएचसी पर। यानी 1 ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कितनी पॉपुलेशन पर चाहिए अपन को? 5 लाख की पॉपुलेशन पर। 1 फार्मासिस्ट या 1 लैब टेक्नीशियन पर 10,000 पॉपुलेशन चाहिए होता है। स्टेट मेडिसिन जो है फ्री मेडिकल केयर देता है। सोशलाइज मतलब ये कुछ थ्योरीज है, स्टेट मेडिसिन थ्योरी क्या है? फ्री मेडिकल केयर। सोशलाइज मेडिसिन क्या है? फ्री मेडिकल केयर बट इट इज़ रेगुलेटेड बाय ए प्रोफेशनल ग्रुप, जो जैसे बाहर की कंट्री में जैसे रशिया में है। तो ये सोशलाइज मेडिसिन वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये फ्री मेडिकल केयर है बट वो एक प्रोफेशनल ग्रुप उसको रेगुलेट करता है। पीआरआई क्या है? पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, जिसमें ज़िला परिषद होती है, पंचायत समिति होती है और पंचायत होती है। देन कम्स ऑल्टरनेट सिस्टम, इसमें जो आयुष होते हैं, ठीक है, आयुष क्या है? आयुर्वेदा, यूनानी, नेचुरोपैथी, ठीक है, वहाँ पर देखो सॉरी उल्टा हो गया, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी हो गया, यूनानी हो गया, सिद्धा हो गया और होम्योपैथी हो गई। आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये सारे मिलकर ऑल्टरनेट सिस्टम जो आयुष एमओ जो बोलते हैं अपन, ये वो होता है, ठीक है। तो ये वीडियो यहाँ कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट कर अपन बायोस्टैटिक्स से स्टार्ट करेंगे।